अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूं, एक तो मेरे दिल के बड़ा करीब है, दूसरा ये कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ्यूचर के बड़ा करीब है। और यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे कि ये बात क्या है। दिस इज नॉट अ वीलॉग, मतलब वीलॉग जरा छोटा होता है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा मामला। मैंने ना ये काफ़ी सारी रिसर्च मैंने की हुई है, और ये जब मैंने ये 2 रोज़ हो गए मैंने ये खबर पढ़ी, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो उसके बाद मेरे ज़हन के अंदर आया कि यार इस पे बात करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए। एनीवेज़ मैं शुरू करता हूँ। इफ यू विल स्टे टिल द एंड, आपको समझ आ जाएगी मैं बात क्या कर रहा हूँ। और इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे हवालों के साथ मैं ये बात आपके सामने रखूँगा। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए, रियासत पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। एनीवेज़ मैं शुरू करता हूँ। पंजाब हुकूमत ने हुज़ूर ऐलान किया 2 दिन पहले कि लाहौर में 50 एकड़ पर, 50 एकड़्स पर पंजाब फिल्म सिटी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ आईटी सिटी के अंदर। नवाज शरीफ आईटी सिटी अपने आप के अंदर काफ़ी बड़ी है, और उसके अंदर एक पंजाब फिल्म सिटी बनेगी। ये खबर सामने आई। नवाज शरीफ आईटी सिटी के अंदर ये जो फिल्म सिटी बननी है, इसका फंड है 2 अरब रुपए का, 2 बिलियन रुपीज़ का। अच्छा जी, वो बताते ये हैं कि आलमी मेयार के स्टूडियोज़ बनेंगे, और वीएफएक्स लैब बनेगी, साउंड स्टेजेस इसकी होंगी, और मैं स्टेजेस ही पढ़ रहा हूँ, उसको उर्दू की खबर है। और एक मरकजी इसके अंदर एक झील होगी, एक बड़ी। तो झील बड़ी कमाल, वाह वाह क्या कमाल चीज होगी कि झील के ऊपर गाने शूट किए जाएंगे या फिल्में बनेंगी उसके ऊपर। एनीवेज, फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बनेगा, ये अच्छी बात है। 32 मुंतखब जो डिसाइड कर लिए हैं कि ये 32 फिल्म मेकर्स हैं, उनको 3-3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 32 फिल्म मेकर्स को 3-3 करोड़ रुपया दिया जाएगा कि जनाब वो फिल्में बनाएं और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करें। और ये सब इस मकसद के लिए कि ये मैं आपको खबर पढ़ के बता रहा हूं कि पंजाब और पाकिस्तान की, लाहौर की जो फिल्म साजी है, फिल्म मेकिंग है, उसकी शान वापस लाई जाए। पाकिस्तान को आलमी तख्लीकी मरकज, एक क्रिएटिविटी का सेंटर पाकिस्तान को दोबारा बनाया जाए। सुनने में बड़ा शानदार लगता है सब मामला। ट्वीट भी बड़ी शानदार है जो मरीम नवाज साहिबा ने की है, ग्राफिक्स भी बड़े अच्छे हैं जो साथ दिखाए हैं। एक मसला है इसके अंदर, और वो ये है कि ये पूरा ऐलान इस एक बुनियादी गलत फहमी के ऊपर खड़ा हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शायद इनके मुताबिक इसलिए बंद हुई, इसलिए खत्म हो गई कि हमारे पास स्टूडियो नहीं थे। अच्छा, ये गलत फहमी नहीं है, ये एक सहूलत पसंदी है। ये आपने अपनी सहूलत के मुताबिक, बिकॉज इट सूट्स यू, आपने ये एक नैरेटिव बना लिया कि स्टूडियो नहीं है, हम देते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसे, हम देते हैं। रीजंस और हैं, वो मैं आ रहा हूं उसके ऊपर आगे, और आज यही मेरा टॉपिक है। क्योंकि अगर आप असल वजह मान लें कि फिल्म इंडस्ट्री यहां पे फौत क्यों हो गई, तो फिर आपको खुद को, रियासत को, इन हुकूमतों को, पैदर पै हुकूमतों को अपना इमेज आईने में देखना पड़ेगा, शीशे में अपने आप को देखना पड़ेगा। शीशा साफ करने से कुछ नहीं होगा, जो मैं पिछले वीलॉग में भी बात कर रहा था। आपको शीशा साफ करना पड़ेगा, और वो ये है कि ये रियासत, ये रूलर्स कभी भी अपने आप को आईने में देखना नहीं चाहते, ये शीशे की बातें करते रहते हैं। एनीवे, आज की मेरी बहस ये है कि क्या फिल्म सिटी बनाने से पाकिस्तान में सिनेमा दोबारा रिवाइव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा? मेरा जवाब है नहीं। तो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किस काम का है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इस एस्पेक्ट में किस चीज की, और वो कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इफ वी जेन्युइनली वांट टू रिवाइव पाकिस्तानी सिनेमा। पहला नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक फिल्म इंटरस्टेलर, मैथ्यू मैककॉनॉहे और क्रिस्टोफर नॉलन ने इसको डायरेक्ट भी किया है, राइट भी किया है, और प्रोड्यूस भी किया है। इंटरस्टेलर नाम से वाज़ेह है, इंटरस्टेलर, बिटवीन द स्टार्स। जो वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं काबिल ना बन जाए। मैं शेर की तशरीह में नहीं जाता, लेकिन उसका मतलब एग्जैक्टली इंटरस्टेलर है। एक दिन आएगा कि इंसान जो है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा होगा, वो वहां पहुंचा होगा टेक्नोलॉजिकली कि सितारे उससे डर जाएंगे कि यार ये कहां पहुंच गया इंसान। मुसलमान नहीं, इंसान कहां पर पहुंच गया है, आदम कहां पर पहुंच गया है। इंटरस्टेलर उसी फिल्म, उसी सोच की एक अक्कासी है कि किस तरह से, और फिर उसके अंदर जो इमोशनल एस्पेक्ट है, कमाल फिल्म, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन ये फिल्म एक दिन में नहीं बनी, यूं हो भी नहीं था सकता कि ये हॉलीवुड में एक दिन में ये फिल्म बन जाती। एक सादा सी बात से मैं शुरू करता हूं। इंटरस्टेलर बनाने में क्रिस्टोफर नॉलन को 4 साल लग गए,
और एक कमाल की फिल्म इंसेप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, 10 साल लगे ये फिल्म बनाने में। ये भी क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म है। स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट 2001 में लिखा था क्रिस्टोफर नॉलन ने, फिल्म 2010 में रिलीज हुई। एवटार, जेम्स कैमरॉन ने 1994 में स्क्रिप्ट लिखा, 2009 में रिलीज हुई। 15 साल। मैंने काफी सारे नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं रिसर्च, और उसकी वजह यह है कि मैं चूंकि मेरा इंटरेस्ट है और मेरा दिल दुखी है इस पर्टिकुलर मौजू के ऊपर कि ये किस तरह सोचते हैं यार, क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है। एनीवेज, गॉडफादर, आपने नाम यकीनन सुना होगा, पाकिस्तान में तो सबने सुना होगा। नवाज शरीफ का जब पैनामा केस का फैसला आया तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने गॉडफादर जो नॉवल है जिसकी अडेप्टेशन है ये फिल्म द गॉडफादर, उसका हवाला दिया और लिखा कि जनाब ये इतनी बड़ी फॉर्चून एवं नहीं बन जाती, इसका कोई वजह भी बताएं। और आज तक किसी को नहीं पता, आज तक उसकी कोई रसीद सामने नहीं आई, द गॉड जिसका हवाला देके उन्होंने नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे गॉडफादर कहा था। एनीवेज, फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने, मारियो पुजो का ये नॉवल है और इसका नाम बकायदा उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर लिखा है। एजाजुल एहसन साहब भी थे मेरा ख्याल है, और उनके साथ बाद में क्या हुआ पाकिस्तान में वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल उनके नॉवल के जो राइट्स हैं फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने वो 1969 में खरीदे थे फिल्म बनाने के लिए कि मैंने आपके नॉवल की अडेप्टेशन करनी है। वो एक इटालियन माफिया फैमिली की फिल्म है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ये 1972 में 1972 में ये फिल्म बनी, 1969 में राइट्स खरीदे, 1972 में ये फिल्म बनी। असल कहानी ये है कि पैरामाउंट स्टूडियोज ने इसको बनाने से इनकार कर दिया था। फ्रांसिस फोर्ड कपोला को निकालने की कोशिश हो रही थी। मार्लन ब्रांडो जो गॉडफादर है इस फिल्म के अंदर, उनको लेने से इनकार किया गया, फिर भी फिल्म बनी। मार्लन ब्रांडो को लेने से इनकार क्यों किया गया? मार्लन ब्रांडो अमेरिका के अंदर जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके हक में बोल रहे थे, उन्होंने फिल्म में नहीं लेना, लेकिन लिया। अमेरिकन सिस्टम है। फिर भी फिल्म बनी और हिस्ट्री है वो फिल्म, जिसने देखी उसने देखी है। शिंडलर्स लिस्ट बड़ी कमाल फिल्म है, कमाल फिल्म है। स्टीवन स्पीलबर्ग, हु डजंट नो स्टीवन स्पीलबर्ग, जिसने भी हॉलीवुड की फिल्म्स देखी हैं। 11 साल स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस कहानी को अपने साथ रखा, उसके बाद उसको बनाने का उसको हौसला हुआ। अब सवाल मैं सिर्फ सादा सा, इस तरह की और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। सवाल सिर्फ इतना कि हम सब फिल्में आइकॉनिक फिल्म्स ये बनी किस तरह से, ये कैसे बन गई? स्टूडियो की वजह से बन गई? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या मुश्किलात दरपेश है। ये इसलिए बनी कि अमेरिकन सिस्टम ने, अमेरिकी जो निजाम था उसने इन फिल्म मेकर्स को स्पेस दी। अमेरिकन रियासत ने इन फिल्म मेकर्स को, इन प्रोड्यूसर्स को, इन डायरेक्टर्स को, इन राइटर्स को स्पेस दी, वक्त दिया, पैसा दिया। नाकामी हो जाती तो हो जाती, वो उसको हक भी दिया। और सबसे बढ़ के ये कि टॉपिक चुनने की आजादी दी कि यार बना लो जो दिल करता है। हम इतनी तगड़ी रियासत है कि कुछ नहीं होने लगा हमें, रहेगा अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे आज भी सुपर पावर है। और मैं आपको 50-60 साल पुरानी फिल्मों के हवाले भी दे रहा हूं बीच में। हॉलीवुड इसलिए हॉलीवुड है कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने उसे ग्रो करते रहने का, पनपने का हौसला दिया। अपने खिलाफ भी फिल्में बनने दी, अपने सदूर पर यानी प्रेसिडेंट्स पर फिल्में बनी, फौज के खिलाफ बनी, CIA के खिलाफ बनी, कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ बनी। और फिर भी उसे एक इंडस्ट्री की हैसियत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंडस्ट्री समझा गया उसको। ये नहीं समझा गया कि वो फिल्म बन गई तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, इट्स एन इंडस्ट्री, आपके लिए रेवेन्यू कमा रही है। एक इंडस्ट्री की हैसियत से उसको प्रोटेक्ट किया हॉलीवुड को, वरना आज हॉलीवुड ना होता। मैं आगे आऊंगा इस बात के ऊपर कि हॉलीवुड का रेवेन्यू कितना। ये सोच के आप परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान का उतना GDP नहीं है जितना हॉलीवुड का रेवेन्यू है। एक फिल्म है ओलंपस हैज फॉलन, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। अमेरिका ये फिल्म, पाकिस्तान होता तो ना चलने देता। इस फिल्म के अंदर व्हाइट हाउस पे हमला दिखाया गया, अमेरिकी सदर के घर पर, ऑफिशियल रिहायशगाह पर हमला दिखाया गया। ये फिल्म ना बनती, एवटार भी ना बनती, क्योंकि निजाम वही है, स्टूडियोज तो वही है, टैलेंट पूल भी वही है, ये सब मिलके फिल्में बनाते हैं। आप एक तरफ से एक चीज का गला घोंटेंगे, राइटर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक्टर का, दूसरी तरफ से गला ऑटोमेटिकली घुट जाएगा कंटेंट का, वो कंटेंट निकलेगा नहीं, दूसरी तरफ भी सांस बंद हो जाएगी। ये जो ज्यादातर ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हैं, ये इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं कि जो अपने ही मुल्क में
किसी ना किसी इशू के खिलाफ, किसी ना किसी सतह पे अपने मुल्क के खिलाफ अगर देखा जाए इस मामले को इस तरह से, कोई मुल्क के खिलाफ फिल्म बना दी, तो ये ज्यादातर इनमें से फिल्म्स वो हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ बनी है। वियतनाम वॉर पर, इराक वॉर पर, रेसिज्म पर, नस्ल परस्ती पर, कॉरपोरेट करप्शन पर, हुकूमती स्कैंडल्स पर, ये हॉलीवुड का एसेट है। ये फिल्म है, ये हॉलीवुड का असास है। आज जब हम नाम लेते हैं हॉलीवुड की प्राइम फिल्म्स का कि क्या क्या फिल्में, उनमें से बहुत सारी वो हैं कि जो अमेरिकी रियासत के खिलाफ बनी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। हॉलीवुड सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां पे एक रियासत ने ये मान लिया कि हम पे तनकीद हो सकती है और ये ठीक है, इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट। पैसों की बात करते हैं जो सबसे अहम है। इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी। वो जो बिल क्लिंटन की कैंपेन में कैंपेन डिजाइनर ने रेजिडेंस नाम भी निकला, जो उसने कहा था ना, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी। ये सबसे अहम नुकता है। आदाद शुमार की बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, आखिर में सब कुछ मईशत पे ही आता है। हॉलीवुड पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से बड़ा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे बड़ा हॉलीवुड है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान की जीडीपी 375 अरब डॉलर्स के करीब है, और अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का कोविड से पहले अमेरिका की जीडीपी में हिस्सा 504 अरब डॉलर्स था। लेट दैट सिंक इन, जरा सोचें इसके बारे में। यानी कि सिर्फ एक अमेरिकन इंडस्ट्री, दैट इज फिल्म्स, दैट इज हॉलीवुड, पूरी पाकिस्तान की मईशत से बड़ी है। भाई अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका बड़ी तरक्की कर गया, आपको क्या मौत पड़ी हुई है? अच्छा, आलमी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें तो उसकी मालियत कोई 2018 की मेरे पास फिगर्स हैं 136 अरब डॉलर थी, 136 बिलियन डॉलर्स। 2025 में मैं अभी सिर्फ सिनेमा की मार्केट की बात कर रहा हूं, 48 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेट मी नाउ कम टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बड़ा जो है ना चुभता है यहां पे लोगों को, बड़ी तकलीफ होती है। इंडिया की, खुदा का खौफ करें यार, आप इकट्ठे आजाद हुए हैं, आप एक लोग थे बुनियादी तौर पे, अभी भी आप एक लोग ही हैं, फॉर गॉड सेक। पॉलिटिक्स ने अलग किया हुआ, लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स को दफा करें। आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 2.8 बिलियन डॉलर्स की है। ये तकरीबन उतना ही पैसा है जितना हम आईएमएफ से बेल आउट के लिए मांगते फिर रहे हैं। बुरी लगती है ये बात, लेकिन सुने यार, इस बात को ठीक करना है। मैं आपको एक बड़ी, इससे भी ज्यादा क्रूड एग्जांपल देता हूं जी। बॉलीवुड आपको बड़ा बुरा लगता है। इंडिया में आपने वो मोतीउल्लाह जान को आपने चैलेंज से निकलवा दिया। आपने बताया कि जनाब एक शील्ड उन्होंने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को पेश की जिसके ऊपर इंडिया का झंडा था, अमंग सो मेनी अदर फ्लैग्स। कमाल हो गया यार, इंडिया का झंडा होना कौन सी बड़ी बात होगी? चलें दफा करें, नहीं करते इंडिया को। मैं नाइजीरिया की बात करता हूँ, नाइजीरिया, नॉलीवुड। ये जरा सुन लें, ये वो मुल्क है कि जो यहाँ पे लोग बात पता करते हैं, ओ तू नाइजीरिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ओ भाई कहाँ रह रहे हो, नाइजीरिया कहाँ, पाकिस्तान कहाँ पे, एटॉमिक पावर, फलाना तो टमकाना, सब कुछ अपनी जगह पे। ये वो मुल्क है जिसे हम अपने से शदीद कम तर समझते हैं, इंफीरियर। उसकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 2014 के मेरे पास फिगर्स हैं, वो एक माफ कीजिएगा 5.1 बिलियन डॉलर्स की 2014 में नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री थी। 5.1 बिलियन डॉलर्स की। नाइजीरिया के जीडीपी का ये 1.4% बनता था, 1.4%। अब मैं पाकिस्तान पे आता हूं। हमारी पूरे एंटरटेनमेंट का जो जीडीपी में जो उसका इनपुट है, मैं उसकी बात करता हूं। पूरे जीडीपी का जीडीपी में हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर की जो शराकत है, जो इनपुट है, वो 0.01% से 0.02% के करीब है। 0.01, 0.02। जस्ट इमेजिन। अच्छा, मुल्क वो है कि जहां पे एक एक पैसे का मामला है, लेना पड़ता है, इससे उधार ले लिया, उसको भी सूद पे देने। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं अभी इस टॉपिक पे स्टिक कर रहा हूं। यानी नाइजीरिया से 10 गुना कम आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जीडीपी में हिस्सा है। एक ऐसा मुल्क जो हमसे कहीं गरीब है। एटॉमिक पावर होना तो दूर की बात, मिलिट्री पावर होना तो दूर की बात, उसकी आबादी भी हमसे बहुत कम है। 10 गुना ज्यादा पैसा वो सिर्फ फिल्मों से कमा रहा है। इंडिया में अगेन एवरी ईयरली 2000 से ज्यादा फिल्म्स बनती हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। पाकिस्तान में 2023 में, 2023 में मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड 2023 का है। 24 में मेरा ख्याल है ही कुछ नहीं, 25, 26 में तो कख भी नहीं है।
पाकिस्तान में 2023 में 33 फिल्म्स रिलीज हुई। एक आदि को छोड़ के मुझे आप बताइए किसी का नाम भी आपको याद है? अब एक ऐसा मुल्क जो 70s में 1970s में 70 की दहाई में दुनिया का खित्ते का नहीं दुनिया का चौथा बड़ा फिल्म साज फिल्म मेकिंग मुल्क था, दुनिया का चौथा बड़ा। और आज एक साल में, और वो भी मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी करंट पिछले 2 सालों का तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि वो फिल्म बनी भी है यहाँ पे कि नहीं बनी। 33 फिल्म्स बनी है सिर्फ 2 साल पहले। अब जरा इस बात को सोचिए, हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके पास पैसा पहले से ही नहीं है, ये हमें पता है। IMF के सामने हर 2 साल के बाद, हर 2 साल छोड़िए, हर 4 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद हाथ फैलाने पड़ते हैं। प्रोग्राम में होते हैं तो वो वजीर हमारे क्या कह रहे हैं, यार IMF ने ना माना तो पेट्रोल पे 50 और डीजल पे 55 रुपए लेवी फिर बढ़ानी पड़ जाएगी। ये मामला है। टैक्स बेस इतनी छोटी है कि हमें लेवी से काम चलाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। बुनियादी तौर पे इसको यूं रख लीजिए कि लोगों से, आम लोगों से भत्ता लेना पड़ता है। रुपए की जो वैल्यू है, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू, वो गिरती जा रही है। वो जिस तरह से स्टेबल है हमें पता है, इस पर बहुत सारी बात होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमने एक पूरी इंडस्ट्री का गला घोटा हुआ है जो दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। आमदनी का एक बड़ा जरिया हमने बंद करके, और किस वजह से बंद किया उस पर मैं आने लगा। एक नया हम स्टूडियो बना रहे हैं, इससे ये रिवाइव हो जाएगी इंडस्ट्री। अच्छा, मंतक क्या है? क्या मंतक है? किस मंतक के तहत? असल मैदान जो है, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट, असल जो मुकाबला है वो कहां पे है इस वक्त? मैं भाई दफा करें, मैं कहता हूं लानत बहन सिनेमा के ऊपर। ये जो आप कर रहे हैं वो OTT है। नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon प्राइम, मेरा ख्याल है 4-5-6 हज़ार रुपया मैं इन पे खर्चता हूँ कंटेंट देखने के लिए। बड़ी सारी दुनिया खर्चती है इसके ऊपर। OTT, इंडिया में चले जाएं आप, हॉलीवुड में चले जाएं, बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस ही इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, OTT के लिए हो रहा है। एक बुनियादी बात है। अब नॉर्मल 90s का जो डेकेड था वो सिनेमा हॉल्स में होता था। अब वो सिर्फ सिनेमा हॉल्स में नहीं है। दुनिया में आज जो असल जो मैदान जिसको आप कह सकते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वही जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney प्लस है, HBO है, Apple TV प्लस है। ये आज का हॉलीवुड भी है, ये आज का बॉलीवुड भी है। ये कोई शौक की बात नहीं है हुजूर, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। नेटफ्लिक्स की सालाना जो आमदन है वो $33 बिलियन से ज्यादा है। $33 बिलियन, 133 अरब डॉलर से ज्यादा है। 190 से ज्यादा मुल्कों में, 190 से ज्यादा ममालिक में 26 करोड़ 26 करोड़ इसके यूजर्स हैं नेटफ्लिक्स के। नेटफ्लिक्स मवाद पर सालाना $17 अरब खर्च करता है प्रोड्यूस करने में, जो उसने कंटेंट बनाना नेटफ्लिक्स ने। $17 बिलियन उस पर खर्च करता है, 17 अरब। ये सिर्फ एक कंपनी के स्टैट्स में आपको देख रहा हूं। अब ये देखें कि दुनिया ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया, इसको यूज कैसे किया। साउथ कोरिया, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं, इंडिया में तो यकीनन जानते होंगे, दीगर जगहों पे भी बहुत सारे, पूरी दुनिया ही जानती है एक्चुअली। स्क्विड गेम, हमारे तो यहाँ पे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर स्क्विड गेम्स वो चलता रहा है। उसके वो किस वजह से यहाँ पे मशहूर हुआ, उस पर जो मीम्स बनी यहाँ पे, उसकी वजह से जो यहाँ पे बहुत सारे लोग, एक पर्टिकुलर तरह की जो बातचीत, वो स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिट। 14 करोड़ से ज्यादा फैमिली हाउस होल्ड ने वो स्क्विड गेम्स देखी। ये कोई किसी सरकारी स्टूडियो में बनी थी? नहीं। एक डायरेक्टर, उसका नाम था हुआंग डोंग ह्योक, मैं इसको यूं ही प्रोनाउंस करूंगा जो मैंने देखा, जो मैंने लिखा है। 10 साल ये स्क्रिप्ट लेके वो बंदा फिरता रहा, कोई नहीं बना रहा था। नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स ने बना दी, और उसके बाद जो हिट रही वो स्क्विड गेम सबके सामने है, जिनको पता है उनको पता है। साउथ कोरिया की पूरी जो क्या उसको कहेंगे, सकाफती जो एक्सपोर्ट है, जो कल्चरल एक्सपोर्ट है, उसको वो एक नए लेवल के ऊपर लेके आ गया। और फिर उसके बाद ये जो कोरियन कंटेंट है, ये चिकने से लड़के और पता नहीं क्या क्या वो चल रहा होता है, ये पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको केसेस बताने बैठूं, पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गो टू कोरिया आफ्टर सीइंग साउथ कोरियन कंटेंट। वो एक मामला ही अलग निकल जाएगा, वो एक स्टोरी ही अलग है। छोड़ें खैर इसको, मैं स्पेन पे आ जाते हैं। मनी हाइस्ट, बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा। ये एक स्पेनिश टीवी पे वैसे ये नाकाम हो गया था, फ्लॉप हो गया था। नेटफ्लिक्स ने उसको उठाया
एक आलमी हिट बन गया। मैं क्या अर्ज करूं यहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स, ये जो क्या इसका नाम है, मनी हाइस्ट, इसका वो बड़े मशहूर वो दो इसके वो बेला चाओ और एक और दूसरा, वो हर घड़ी में आपको, यहाँ लाहौर में आप गुजरे हैं, पिंडी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, पेशावर चले जाएं, सरगोदा चले जाएं, वो हर जगह पे आपको उस दौर के अंदर वो गाने मिल रहे थे जो नेटफ्लिक्स के इस सीजन के, नेटफ्लिक्स ने जिसको उठाया मनी हाइस्ट के, बेला चाओ और पता नहीं क्या, वो स्पेनिश जुबान पता किसी को नहीं है लेकिन वो सुने जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी वजह से ये भी फिगर्स अपनी जगह पे हैं कि स्पेनिश लैंग्वेज को लोगों ने दुनिया भर में सीखना शुरू कर दिया कि इस गाने में क्या कहा जा रहा है। एक नहीं, वो 2-3 गाने हैं उसके, ट्रैक्स हैं उसके अंदर, मनी हाइस्ट के अंदर। अच्छा, सीक्रेट गेम्स इंडिया ने बनाया नेटफ्लिक्स के ऊपर, मेरा बड़ा फेवरेट सीजन है, बहुत फेवरेट। और द एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे बड़े मेरे कमाल फेवरेट, और क्या डायलॉग्स हैं। लेकिन वो जहां से वो सीजन शुरू होता है, मैं वो वर्ड यहां पे बोल भी नहीं सकता। कुछ आइए कि पाकिस्तान में उस तरह का कुछ बन गया। दिल्ली क्राइम कमाल सीजन है, पाताल लोक क्या कमाल सीजन है। टर्किश आ जाए, चलें छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर टर्किश ड्रामे नेटफ्लिक्स पे तो छोड़ें क्या है, पाकिस्तान पे वो उर्दू टीवी के ऊपर टर्किश ड्रामे चला चला के हर घर के अंदर, मेरे घर के अंदर यार, मेरे फैमिली के अंदर दोस्त रिश्तेदार वो टर्किश ड्रामे देख रहे हैं, और नेटफ्लिक्स के ऊपर वो अलग से पड़े हुए हैं, नेटफ्लिक्स पे भी लोग देख रहे हैं। मैक्सिको, फ्रांस, इजराइल, नाइजीरिया, हर मुल्क ने इस मामले से, ये ओटीटी से फायदा उठाया। और पाकिस्तान एक साल में 1 या 2 मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान के आते हैं, और बस। मुझे नहीं पता इससे ज्यादा कभी कोई आया हो। पाकिस्तान की जो ओटीटी मार्केट से जो ईयरली इनकम है, वो अगेन मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, फिगर्स जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे हैं, वो $2 बिलियन के करीब है, सिर्फ $2 बिलियन। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, नौजवानों की अक्सरियत है, मोबाइल फोन, इंटरनेट तेजी से फैल रहा है यहाँ पे, हर एवरी वन हैज एन इंटरनेट। पाकिस्तान के अंदर एवरी वन हैज अ मोबाइल फोन, इतना ज्यादा, लेकिन तो अब नथिंग। मुल्क की पूरी ओटीटी मार्केट $7 मिलियन की है, ओटीटी की बात कर रहा हूं, यानी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज के बजट से भी कम, और इस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा। हाँ, पंजाब फिल्म सिटी के जो 50 सफात का ऐलान है, उसमें ओटीटी का एक लफ्ज भी नहीं है। पंजाब फिल्म सिटी जो बननी है, जिस पर इतने एकड़ इधर दे दो और इतने फिल्म प्रोड्यूसर्स को 2-2 करोड़ दे दो, 3-3 करोड़ दे दो, उसमें ओटीटी का एक लफ्ज नहीं है। दैट शोज यू कि ये सोच क्या है, कैसी नालायकी है, कौन बना रहा है ये पॉलिसीज। कोई रूल्स नहीं है, कोई जवाबत नहीं है, कोई टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं है, इस पर्टिकुलर मामले के हवाले से कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई पार्टनरशिप का मंसूबा नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स क्यों नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए? 25 करोड़ का मुल्क यार, एटॉमिक पावर, दुनिया में सुलह करवा रहे हैं हम इधर से उधर, और सब मामला और सब मामला, लेकिन इस बारे में किसी का ख्याल नहीं है। उसकी रीजन है, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। पाकिस्तानी मवाद ही कम से कम नेटफ्लिक्स पर, पाकिस्तानी कंटेंट हो, वो भी नहीं है। स्क्विड गेम जैसी चीज जब कोई लिखने बैठेगा ना, जिसमें साउथ कोरिया के अंदर, इफ यू हैव सीन इट, जो वहां पे कैपिटलिस्टिक निजाम है, जो वहां पे तबकाती नाइंसाफी है, सोशल जो इनइक्वालिटीज हैं, उन पर जो बात हुई है, और जो हुकूमती नाकामियों पर इस सीजन के अंदर जो बात हुई, उसमें खुल के तनकीद हुई है। अगर पाकिस्तान को ऐसा बनाएगा तो उससे क्या होगा? सबसे पहले आपको बताऊं, उस पर FIR कटेगी, दूसरे दिन कोई पता नहीं कोई नामालूम अफराद आ जाए, तीसरे दिन उसके खानदान को धमकियां मिलेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाताल लोक कमाल सीजन है यार, कमाल सीरीज है, इंडिया में बनी है, भारतीय पुलिस के तशद्दुद पे है, सहाफत की मुनाफकत दिखाती है। हम तो यहाँ पे खुद सहाफी हैं, मुनाफकत की हम ही बात करते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर बन जाए तो पता नहीं क्या सर पे आसमान खड़ा कर लेते हैं, ओ पता नहीं क्या हो गया। सियासी करप्शन पे बात हुई इसमें पाताल लोक के अंदर, मैंने देखी, आप प्लीज देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई ऐसी सीरीज बन सकती है? नहीं बन सकती हुजूर, नहीं बन सकती। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नहीं बन सकती। दिल्ली क्राइम, दिल्ली पुलिस की एक्चुअल असल कहानियों पे मबनी है, उसमें इदारों की नाकामियां दिखाई गई हैं। इस्लामाबाद क्राइम आप बना सकते हैं, CCD क्राइम आप बना के दिखाएं जरा, यहाँ पे बनाना छोड़े दूर की बात, कुछ बोल के दिखाएं उसके ऊपर आप, यहाँ पे नहीं हो सकता। एक बुनियादी इकोनॉमिक पॉइंट है इस सब मामले के अंदर। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आलमी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये भाईजान करेंसी लेके आते हैं, ये डॉलर्स लेके आते हैं। नेटफ्लिक्स जब किसी इंडियन प्रोजेक्ट में $50 लाख लगाता है, तो वो पैसा
इंडियन इकोनॉमी में आता है, इस बात को समझने की जरूरत है। इंडियन प्रोड्यूसर्स, इंडियन एक्टर्स, टेक्निकल सारा जो अमला है, पोस्ट प्रोडक्शन, फिर कंपनीज, सबको ये पैसा मिलता है, सब टैक्स देते हैं, लेकिन इकोनॉमी चलती है। पाकिस्तान को कितना मिलता है? शायद कुछ भी नहीं मिलता, या शायद बराए नाम मिलता हो। उसकी और रीजंस है, और मैं उन पे आ रहा हूं अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे। पाकिस्तान का फायदा ये है कि हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, जस्ट लाइक इंडिया, काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश समझते हैं। उर्दू जो है वो हिंदी है। उर्दू हिंदी एक बहस यहाँ पे चलती है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फारसी आमेजिश, अरबी आमेजिश कर दें तो वो उर्दू बन जाती है, वैसे वो हिंदी है। ग्रामर एक है चूंकि दोनों की, उर्दू और हिंदी की ग्रामर एक है। आई कंसिडर देम एज सेम लैंग्वेज, नंबर वन। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान इस बात पे एतराज है, इस पर मैं किसी दिन बात पर्टिकुलरली करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ये जिन जबानों की ग्रामर एक होती है वो एक ही जबान होती है, वोकैबुलरी जबान नहीं होती। एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा जी, 130 करोड़ का बाजार हमारे पास है। टीवी ड्रामे कौन से हैं जी? टर्किश, अरेबियन, अच्छा जी पाकिस्तानी, वो अफगानिस्तान में मकबूल है। हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास टैलेंट भी है, क्यों नहीं है यार? ऐसे ऐसे कमाल ड्रामे बनते हैं, सब कुछ है। अगला नुक्ता क्या है, इंपॉर्टेंट मोस्ट? सिनेमा किस माहौल में थ्राइव करता है, पनपता है, बढ़ता है? सिनेमा नहीं खाली आर्ट एंड कल्चर, ये कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं होती कि स्टूडियो बना दिया जनाब, इतना हमने फिल्म सिटी के लिए इतनी जगह दे दी है, इतने एकड़ दे दिए, 50 एकड़ दे दिए, तो जनाब ये प्रोडक्ट भी बन जाएगी। ये यूं नहीं होता। सिनेमा जो होता है वो एक सोसाइटी का, एक माशरे का एक मिरर होता है, एक आईना होता है। आईना सिर्फ आप वहां पर दिखा सकते हैं जहां पे आपको अपना चेहरा दिखाने की इजाजत हो। हुजूर, मेरी शक्ल बुरी है तो शीशे को, मैं पिछले वीलॉग में भी अर्ज कर रहा था और हर एस्पेक्ट के अंदर ये अर्ज करता हूं, पाकिस्तान का अलमी आई है कि शीशा साफ करते रहो, शीशे को तोड़ दो, नया शीशा लगा दो, शक्ल ठीक करनी है यार। और लेकिन सिनेमा जो है दैट इज वो शीशा है, वो आप सिर्फ वहीं पे दिखा सकते हैं। और इसकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उन पे मैंने आना है अभी, लेकिन ये शीशा आप सिर्फ वहां पे दिखा सकते हैं जहां पे आपको चेहरा देखने की, दिखाने की जुर्रत हो, इजाजत हो। दुनिया में जहां पे भी सिनेमा फला फूला है, वो एक कदर मुश्तरक है इन सब के अंदर, और वो है कि आजादी इजहार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरा क्रिएटिव लिबर्टी, तख्लीकी जुर्रत। हॉलीवुड में ओलिवर स्टोन की JFK बनी है, उसमें सदर कैनेडी के कत्ल के पीछे सरकारी इदारों की साजिश पे सवाल उठा दिया। यार देखिए जरा, फिल्म बना सकते हैं आप पाकिस्तान के अंदर। ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन एक फिल्म है, वो भी देखिए। उसमें वाटरगेट स्कैंडल पे पाकिस्तान माफ कीजिए, US के साबिक जो प्रेसिडेंट है निक्सन जो है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा कराया गया फिल्म के अंदर। फिल्म में वॉइस के अंदर डिक चेनी पे तनकीद की गई है। जीरो डार्क 30, उसामा बिन लादेन, उस CIA के तशद्दुद की कहानी है। CIA का इक्विवेलेंट पाकिस्तान में क्या है, प्रेसिडेंट हाउस का इक्विवेलेंट पाकिस्तान में क्या है, छोड़े, मैं इस पर क्या बात करूं। द बिग शॉर्ट में अमेरिकी जो कैपिटलिस्टिक निजाम है, सरमायादाराना जो निजाम है, उसकी पूरी मिट्टी पलीद कर दी है। अपोकलिप्स नाउ, फुल मेटल जैकेट, ये क्या है सारा कुछ? अमेरिकन फिल्म्स, अमेरिकी फौज की जो वियतनाम में जो जंगी जराइम है उन पर बात की हुई। यार कमाल हो गई भाई, कमाल हो गई। एमे तो नहीं सुपर पावर बन के बैठा हुआ, एमे तो नहीं इतने पैसे कमा रहा और सब मामला। नतीजा क्या निकलता है इस बात से? ये मैंने बात क्यों की? किसी डायरेक्टर को जेल नहीं हुई जिनने ये फिल्में बनाई जिनका मैंने जिक्र किया अमेरिका के अंदर। किसी सिनेमा गोअर को नहीं हुई जिसने कहा मैंने ये फिल्म देखनी है। गद्दारी का मुकदमा नहीं किसी पे चला। ये फिल्में उल्टा, ये पर्चे होते हैं यहाँ पे पीका के तहत, यहाँ पे ये फिल्में ऑस्कर्स जीतती रही हैं, वहां पे अरबों डॉलर्स कमाए हैं इन्होंने। आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये फिल्में देखने के और बहुत सारी चीजें राइट्स लेने के अरबों डॉलर्स दिए होंगे, अरबों नहीं चलो मिलियंस दिए होंगे। दुनिया भर में हॉलीवुड की एक साख बनी है, एक नाम बना है, और उसकी वजह से एक मामला रहा है हॉलीवुड का अभी तक। सॉफ्ट पावर, अमेरिका एक सॉफ्ट पावर कहते हैं ना आप। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर इस वजह से है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मिलिट्री है, पॉलिटिकल होल्ड है, इकोनॉमिक होल्ड है ना। एक सुपर पावर इस वजह से भी है कि उसके पास एक सॉफ्ट पावर है। एक और नुक्ते पे मैं आता हूं, अगला इंडिया। वैसे बाय द वे, इंडिया पे हम सारे पाकिस्तान के अंदर हम फख्र भी करते हैं और इंडिया से हम हसद भी करते हैं।
ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग तस्लीम करते हैं यहाँ पे, लेकिन लेट मी कन्फेस इट, लेट मी से इट। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन चलेंगे, मिसाल देता हूँ आपको। ए आर रहमान मुसलमान है, पहले नहीं था, चलें, बाद में उसने इस्लाम कबूल के मुसलमान हो गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बार भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन है, मौसीकार, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता ए आर रहमान ने। अच्छा, फिल्म क्या है? बॉम्बे की कच्ची आबादियों की गुर्बत, वहां के फसादात, पुलिस का तशद्दुद, वहां पे क्या पुलिस क्या हरकतें करती है, और वहां का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसकी जो लेयर ओवर लेयर, लेयर अंडर लेयर, जो उसकी नाइंसाफियां हैं, वो दिखाई हैं उस फिल्म के अंदर। अब सोचिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान होता तो स्लम डॉग मिलियनेयर बनती ही ना। बॉम्बे की गुर्बत का मौजू हमारे यहाँ पे की आ जाता कि जनाब ये तो कौमी सलामती का मसला है, पुलिस का तशद्दुद, हमने कहना था ये तो इंस्टीट्यूशंस की तौहीन हो गई है। यहाँ पे इधर पर्चे हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर मौजू के ऊपर कि जनाब इंस्टीट्यूशन पे तनकीद होगी। डायरेक्टर जो है उस पर पर्चा हो जाता कि जनाब आपने मुल्क का चेहरा खराब किया, आप मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, मुकदमा हो जाना था उसके ऊपर। और ए आर रहमान यहाँ पे होता और वो हिंदू होता तो उसके मजे पर बहस होनी शुरू हो जाती। इंडिया भी को बहुत ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर भी आगे। लेकिन टीवी पर जो हमारे यहाँ पे जुगातरी दिफाई तजियाकार बैठे होते हैं, उन्होंने कहा ना ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फिल्म बहरहाल इंडिया में बनी, उसने ऑस्कर भी जीता, और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, म्यूजिक के अंदर, और पाकिस्तानी इस बात पे फख्र करें जी ये रवान जो है ना मुसलमान है। भाई खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, कहाँ पे बहस कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं? पहले, सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांकें कि ये सवाल नहीं है कि क्या वो भारत में रह के ऑस्कर जीत रहा है। भारत में मुसलमानों के साथ अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो हो रहा है डिफरेंट जगह के ऊपर, वो अपनी जगह पर है, मैं उस पर भी आने लगा हूं, अभी सब्र कर लें। हमारे पास भी अलबत्ता मौसीकार, म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं हमारे यहाँ पे। नुसरत फतेह अली खान, कौन नहीं जानता नुसरत फतेह अली खान साहब को, कौन नहीं जानता। लेकिन हमने कभी वो माहौल बनाया उनके लिए जो इंडिया ने ए आर रहमान के लिए बनाया। और नुसरत फतेह अली खान जब इंडिया गए तो वहां पर जाके, या फिर यूएस गए या फिर यूरोप गए तो वहां पर जाके वो नुसरत बने, कभी इस बारे में सोचा किसी ने पाकिस्तान के अंदर? अब ये देखें, मैं वही नरेंद्र मोदी साहब के अंडर ये जो हिंदुत्व पॉलिसी है, लेट मी प्लीज से इट, ये जो होता है ना कि आप सबसे बरतर हैं, इसके बड़े सारे नुकसान होते हैं कि जनाब मैं आई एम द सुपीरियर मोस्ट। कोई सुपीरियर मोस्ट नहीं है दुनिया के अंदर। इसके पॉलिटिकल और बहुत सारे नुकसान आते हैं। इसके इंडिया में आई पर्सनली बिलीव कि मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंडर और उन पॉलिसीज के अंडर इंडिया को ऐसे नुकसान हो रहे हैं जिनसे पाकिस्तान गुजर चुका है, जिनको पाकिस्तान भुगत चुका है। पता नहीं इंडिया उनको समझे या कब समझेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एनीवेज, इंडिया में फिल्म मेकिंग पे दबाव बढ़ रहा है इस वक्त। जो इंडियन वॉर सिनेमा है, जिसमें पाकिस्तान को विलन दिखाया जाता है, वो भी एक हकीकत है। 2 दिन पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज़पेपर, उसमें जावेद नकवी साहब ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक कॉलम लिखा है कि जो इंडियन वॉर सिनेमा है, कि भारतीय सिनेमा में मुसलमानों को, पाकिस्तान को कैसे पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे काबिल गौर बात यह है कि जावेद नकवी साहब ने एक कॉलम इंडिया में रह के लिखा है। भारतीय हुकूमत ने उन्हें पीका के तहत गिरफ्तार नहीं किया, कोई उन पर FIR नहीं हुई, वो अगवा नहीं हुए, उनके घर वालों को हरासा नहीं किया गया, नामालूम अफराद उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचे। कॉलम छप गया, लोगों ने पढ़ा भी, बहस भी हुई, जिंदगी आगे चल रही है यार। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में, गदर, बॉर्डर और बहुत सारी और, धुरंधर ये भी ताज़ा। शायद ये बॉलीवुड की सियासी मजबूरी भी है, अपनी जगह पे होगी, लेकिन उसके बावजूद एक साइड वो चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें, बॉलीवुड अपनी जगह पे है, बॉलीवुड अब कहीं पे भी नहीं रह गया एज सच। पाकिस्तान के अंदर भी टॉलीवुड जो है, जो साउथ है, तमिल फिल्में जो हैं, वही एंड कर दिया उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा ने। ये मजबूरियां साउथ इंडियन सिनेमा की नहीं है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर वो बाहुबली को जानता है कि कटप्पा ने फलां को क्यों मारा था, मेरे ज़हन में वो डायलॉग निकल गया। इधर पता नहीं क्या क्या मीम्स उसके ऊपर बन गई हैं। हर बच्चे को पता है कि वो, और जिस दौर में वो फिल्म आई थी बाहुबली, पता नहीं 1 और 2 भी थी, लेकिन वो कटप्पा ने फलाने की क्यों, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। एनीवेज, ज़बान ज़द आम थी यहाँ पे। तो हुजूर, वो बॉलीवुड तो नहीं है, वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, जो टॉलीवुड में भी, जो भी उसको कहते हैं।
अच्छा, वो जो उसमें जिस तरह से वो जीएफएक्स यूज होते हैं, वो लेजेंड ऑफ मौला जट जो हमारी पिछले 2-3 साल के अंदर एक ही फिल्म बनी है जिसने थोड़ा बहुत कोई बिजनेस किया है, वो उसने उसको कॉपी किया जीएफएक्स के हवाले से। लेकिन सब कुछ जीएफएक्स नहीं होता। बाहुबली एक दिन में नहीं बनी। बात ये है कि आप कहें कि सिर्फ बाहुबली बन जाए तो ऐसे नहीं होता, उससे पहले बहुत कुछ बनता है, उससे पहले बहुत कुछ होता है, बहुत सी आजादियां देनी पड़ती हैं और कुछ नहीं हो जाता वो आजादियां देने से। अपने खौल से बाहर निकलना चाहिए। सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म का एक बड़ा सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म कि अगर जो हुक्मरान हैं, जो रूलर्स हैं, वो गलती करें तो एक मैकेनिज्म ऐसा हो कि वो मुल्क को सीधे रास्ते पर डाल दें। उसमें जो डेमोक्रेसी के अंदर ये एक मामला है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो एक वजह से है, और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये एक फ्री सिनेमा भी आता है। ये है सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म, जिसकी एक बड़ी जो साइड है वो दैट इज सिनेमा, दैट इज आर्ट्स एंड कल्चर। अच्छा, वो जिस मजबूरी की मैं आपसे बात कर रहा था कि बॉलीवुड की, उसकी पंजाबी सिनेमा की नहीं है। क्या कमाल इंडियन पंजाबी सिनेमा है, कौन नहीं देखता पाकिस्तानी पंजाब के अंदर। सबसे ज्यादा जो हिट फिल्में और एक्टर्स हैं इस पंजाब के अंदर, जो उर्दू बोलने वाले भी पंजाबी, वो पंजाबी सिनेमा। मैं किस किस फिल्म की बात करूं यहाँ पे, किस किस फिल्म की बात करूं, बड़ी लंबी हो जाएगी बात। अच्छा, वो बंगाली सिनेमा का वो मसला नहीं है, यानी कि भारत में इतनी मुतनव्वे, इतनी डाइवर्स एग्जाम्पल्स और वॉइसेस मौजूद हैं कि हर कोई अपना सिनेमा बना सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है, एक सिनेमा। अच्छा, उसे इजाजत याफ्ता होना चाहिए, और वो भी बेचारा मर रहा है। एक तो पहले बेचारा ने इजाजत लेनी है और मर रहा है, वो मर ही इस वजह से रहा है कि उसने इजाजत लेनी। हमारी असल सूरत हाल क्या है, इधर मीम बनाने पे एफआईआर हो जाती है। अभी 2 रोज पहले हुई है ना, एक बंदे ने तरनौल फाटक पे मीम बना दी कि जनाब यहाँ से ट्रेन गुजरती है, ट्रैफिक रुक जाती है, यही हाल, ये जो यूं करके घूम के गुजरती है ट्रैफिक इस फाटक के ऊपर जहां से ट्रेन गुजर रही है, यही हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उस बंदे पे मीम हो गई। हमारे यहाँ एक ट्विटर पे एक ट्वीट करने पे एफआईआर हो जाती है, मीम पे मुकदमा बनता है। एक गाना किसी ने गा दिया, वो नकदा कोका, उसमें कैदी नंबर 804 का जिक्र आ गया, मलकू ने वो गाना गाया था। वो गाना जिसपे शादियों में डांस होना चाहिए था, लेकिन बार उस पर पर्चे हो गए। वो बेचारा आगे माफिया मांगता फिर कि मैंने इमरान खान की बात नहीं थी की, मेरा कौन सा मसला भाई, मैंने क्या कर दिया। बसंत में कौन सा गाना चलना है, कौन सा नहीं चलना, हुकूमत बता रही है ये गाने नहीं चलाने बसंत के ऊपर, जस्ट इमेजिन। और बनाना क्या है, फिल्म सिटी, इतने एकड़ दे दिए, इतने पैसे दे दिए, कमाल हो गई। सिनेमा दूर की बात है, एक गाने पे, एक ट्वीट पे, एक मीम पे शब खून मार दिया जाता है। यहाँ पे साफी क्या, टीचर्स क्या, स्टूडेंट्स क्या, आम शहरी क्या, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। सिर्फ चंद मौजूआत हैं जिनकी इजाजत है जनाब, मोहब्बत की कहानियां बना लें। समाजी इकदार, हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं वो बड़े सेफ हैं। अखलाकियात, खानदानी ड्रामे, इनके अंदर हम अखलाकियात का दर्स दें कि बेटा यूं करना, यूं नहीं करना, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पाक भारत जंगों की कहानियां जिनमें हम हीरो हीरो हो, वो विलन हो, और वाइस वर्सा। मजाहिया फिल्में थोड़ी बहुत जिनमें हल्की फुल्की कोई तफरी, थोड़ी सी बात हो जाए। बाकी सब कुछ कौमी सलामती है। बलूचिस्तान पे बात करना हो ही नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा के हालात, चक्कर ही कोई नहीं है। कौमी सलामती, इदारों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इंतखाबी दांदी पे कोई जो फिल्म बना के दिखाए पाकिस्तान के अंदर, मईशत पे कोई तनकीद करके दिखाया मुझे पाकिस्तान के अंदर, ख्याल भी किसी को नहीं आ सकता, सबको पता है। अच्छा, इस माहौल में आप फिल्म बनाने निकल पड़े, भाई किस तरफ, मौजू कौन सा जिस पे बनानी है, कहानी कौन सी लिखनी है, कौन सा किरदार तख्लीक करना है, सब मामले के अंदर। सरमद खूसट साहब ने एक फिल्म बनाई जिंदगी तमाशा, वो आज तक रिलीज नहीं हो सकी पाकिस्तान में एज वी स्पीक। क्योंकि एक मजहबी गिरोह को एतराज था कि जनाब ये फिल्म नहीं बनी। हुकूमत डर गई, उन्होंने कहा फिल्म बंद कर दो, पता नहीं कौन सा एहतजाज करने बाहर निकला है। जॉयलैंड, अच्छा वो एक फिल्म बनी जिसमें ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात हुई, कांस में उसको सराहा गया। अच्छा, टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि जनाब पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड कांस में जो है स्क्रीनिंग होगी उसकी, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। पाकिस्तान में उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। ऑस्कर के लिए जनाब पाकिस्तान की उस फिल्म ने, जॉयलैंड ने नुमाइंदगी की, इट वाज नॉमिनेटेड। पाकिस्तान में पहले वो बैन हुई, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ लगी, मुझे तो नहीं पता। शुएब मंसूर ने फिल्म बनाई थी खुदा के लिए, वो बनाने में उनको काफी साल लग गए कि मौजू जनाब मौजू हसास है, ऐसी कमाल फिल्म। अच्छा, ये वो फिल्में जिन्हें बनाने की किसी ने जुर्रत की। कितनी फिल्में ऐसी हैं जो लिखी ही नहीं गई सिर्फ इस डर से कि यार बात पता नहीं कहाँ में चली जाएगी, बात बड़ी बढ़ जाएगी, मैं नहीं कुछ कर, माफ कर दो यार, दफा करो। अब यहां पे आ जाए कि हम यहां पे पहुंचे कैसे हैं। एक जरा थोड़ा सा अपनी तारीख पे, हिस्ट्री पे नजर डालें, समझ आए कि आज हम जहां पे हैं यहाँ पे क्यों है।
अच्छा जी, 70s का एरा। पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट, चौथा बड़ा फिल्म साज मुल्क था, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिनेमा पाकिस्तान 70s में। साल में उस वक्त 200 से 300 कहा जाता है कि फिल्म्स बन रही थी। 1585 1585 सिनेमा हाउसेस थे बॉलीवुड में। लाहौर जो है वो, माफ कीजिएगा, लॉलीवुड में, लाहौर के अंदर, लाहौर जो है इन रियल टर्म्स अप टिल 1970s अगर कोई राइवल आप कह लें कि बॉलीवुड का था हकीकी तौर पे, तो वो लाहौर था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थी अप टिल 1970s। फिर 1977 में ज़ियाउल हक साहब यहाँ पे आ गए। इस्लामाइजेशन पूरे मुल्क की, नए लॉज आ गए, फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास डिग्री हो, लाहौर के सिनेमा जबरदस्ती बंद किए गए। कैसे जनाब? भारी टैक्स लगा दिए गए, ये फाइनेंशियली वायबल ही ना हो, बंद कराओ इनको। सेंसरशिप सख्त कर दी। मैं पढ़ रहा था, जमील देहलवी साहब ने एक फिल्म बनाई, ब्लड ऑफ हुसैन, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। दिस इज अगेन लेट 1970s। वो फिल्म बैन हो गई और डायरेक्टर साहब जो हैं ये जमील देहलवी साहब, उनको जानी धमकियां मिली। और फिर 80s की जो डेकेड आया उसके अंदर वीसीआर आ गया। जाहिर है कि वो फिल्म हमने भी देखी हुई, उसी दौर की हम भी पैदावार हैं। 80s, लेट 80s एंड देन 90s। पायरेसी फैली, फिल्म्स आपको कैसेट्स में मिल जाती थी, सिनेमाज उसकी वजह से भी खाली हुए। फिर पंजाब के अंदर ऊपर से सेंसरशिप चल रही है, ऊपर से ज़ियाउल हक साहब, ऊपर से इस्लामाइजेशन, गंडासा कल्चर जनाब। फिल्म साज जो अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, वो भाग गए पाकिस्तान से। रह पीछे क्या गया? फक्कड़पन, बदतमीजी, तशद्दुद, बदमाशी। बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में भी उसमें बनी। मौला जट, एक नासिर अदीब साहब ने जो फिल्म लिखी है वो देखने से ताल्लुक रखती है, क्या डायलॉग्स हैं उसके अंदर। बट अगेन ये उससे पिछले दौर की बात है, ये वो पंजाबी नहीं। ये उसके बाद जो पंजाबी फिल्मों का जो कल्चर आया, यार मतलब फिल्म ही खत्म हो गई, फीचर फिल्म ही खत्म हो गई। रह गया वो, मैंने आपसे अर्ज किया कि बदतमीजी और तशद्दुद और वाहियाती रह गई उसके अंदर। जो मिडिल क्लास थी वो सिनेमा से दूर हो गई। जाहिर है कि मतलब एक वैल्यू सिस्टम है खासतौर पे मिडिल क्लास में, वो फिर निकल गया। अच्छा, फिर ऊपर से वो इंडियन फिल्म्स के ऊपर चले गए, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय फिल्मों पे पाबंदी का एक तजब्जुब, एक इनडिसीजन के टू बी और नॉट टू बी, इन पे पाबंदी लगा दें। कभी पाबंदी लगा रहे हैं, कभी पाबंदी हटा रहे हैं, फिर लगा दी है। अच्छा, हर बार हुआ क्या यहाँ पे? बुनियादी तौर पे सिनेमा ओनर्स जो थे वो बीच में फारग हो गए, वो मारे गए बेचारे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है कि 2018 से अब तक, 2018 को पुरानी बात नहीं है, 8 साल भी नहीं, मैं 7 साल कहूंगा इसको, हुए कि 2018 से लेके अभी तक पाकिस्तान में 40% सिनेमा स्क्रीन्स बंद हो चुकी हैं। सिर्फ 36 सिनेमाज, 58 स्क्रीन्स बंद हुई हैं 36 सिनेमाज में। 9 जो हैं वो आरजी तौर पे बंद हैं। और सिर्फ लाहौर में जो बंद होने वाले सिनेमाज हैं, मैं उनकी आपको एक छोटी सी लिस्ट, बोर मत होइएगा, मैं आपको सुना देता हूँ। उनमें जनाब सिनेस्टार है, उनमें पीएफ सिनेमा है, उनमें इंपीरियल सिनेमा है, उनमें शबिस्तान है, उनमें प्रिंस है, उनमें प्लाजा है, उनमें सुपर सिनेमा है, उनमें रॉयल पाम्स का सिनेमा है, उनमें सुपर सिनेमा वोग टावर है, उनमें बैरिया टाउन का सिनी गोल्ड सिनेमा है, उनमें सोजो वर्ल्ड है, उनमें सिनीप्लेक्स लेक सिटी है जो बंद हुआ है, उनमें गुलिस्तान है, और उनमें लेक्सिस ग्रैंड है। ये सिर्फ लाहौर के सिनेमाज हैं जो पिछले चंद सालों में बंद हुए हैं। 13 सिनेमाज लाहौर में सिर्फ पिछले चंद सालों में बंद हो गए। और हुकूमत का हल क्या है? नया स्टूडियो बना दे। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स प्यास से मर रहा हो और आप उससे कहेंगे यार तुम्हारे लिए मैं एक नया ग्लास बना रहा हूँ, क्रिस्टल का बड़ा खूबसूरत ग्लास है, जरा चेक करना इसको पी के। भाई पानी नहीं है, तुम ग्लास नया बना रहे हो। ग्लास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ग्लास की जरूरत नहीं है। हुकूमत का असल काम क्या होता है इस मामले के अंदर? ये बात लंबी हो रही है, लेकिन मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, इफ यूर इंटरेस्टेड यूर इंटरेस्टेड, एंड सुन लीजिए इस बात को। हॉलीवुड में यूनिवर्सल है, वार्नर ब्रदर्स है, पैरामाउंट है, डिज्नी है, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, निजी कंपनी है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जमीन उन्हें मुफ्त दे के एहसान नहीं किया।
वहां की हुकूमत ने क्या किया, वहां की हुकूमत ने उनको आजादी दी है, लिबर्टी दी है, सेफ्टी दी है, टैक्स फ्रेमवर्क दिया है, और अगर कोई मसला हो जाए, तनाज़ात हो जाए, तो उनके हल के लिए कानूनी निज़ाम दिया है। जो हमने कानूनी निज़ाम के साथ किया है वो अपनी जगह पे है, वो आप सबको पता है कि हमने कानूनी निज़ाम के साथ यहाँ पे क्या किया। फिर यहाँ पे मुझे वो याद आ जाता है, कोरियन इंडस्ट्री जो है, अच्छा उसकी जो पॉप साइड है वो एक अलग ही है, वो एक अलग ही मामला है। एक आज साउथ कोरिया की जो कल्चरल एक्सपोर्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, फिल्म्स की सूरत में, गानों की सूरत में, पॉप कल्चर की सूरत में, ड्रामाज की सूरत में, नेटफ्लिक्स पे हर जगह पे है। वो स्क्विड गेम्स की मैं आपसे बात कर रहा था, वो नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी हिट है। और साउथ कोरिया का जो कैपिटलिस्टिक निज़ाम है और वहाँ पे जो सोशल डिवाइड है और गवर्नमेंट की जो नाकामी है, उन सब पे खुलकर वो तनकीद करती है। टर्की ने क्या किया, टर्की ने प्रोडक्शन कंपनीज को टैक्स एग्जेम्पशंस दी, बैनुल अक़वामी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे राब्ते करवाए। अब वो $1 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं। और सारा कुछ छोड़ दें यार, ईरान को देखें जरा, एंड ही हो गया है। इतने सालों से ईरान के ऊपर पाबंदी है, सैंक्शंस है, सेंसरशिप है। वहां पे मैं एक दो नाम ही जानता हूँ, वहां पे असगर फरहादी और चंद एक और भी हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने क्या फिल्में बनाई हैं कि वो ऑस्कर्स जीती हैं, वो कांस के अवार्ड जीती हैं। कमाल हो गया है। ईरानी समाज के गहरे मसाइल पे बनी हुई है वो। वहां पे किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, ये तो कौमी सलामती को इससे खतरा पैदा हो रहा है। हम ये कहते हैं यहाँ पे ईरान हमारे से, भाई वो तो बड़ा मजहबी माशरा है, वो तो बड़ी मजहबी रियासत है, हमसे तो बहुत ज्यादा वो बंद रियासत है, हम तो बड़े खुले हैं। ये ईरान के सिनेमा का मामला है जो हमारा नहीं है। सिनेमा, आखिरी बात, आखिरी तो नहीं चलें लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे अर्ज करूं कि सिनेमा सिर्फ एक्सपोर्ट करने से नहीं कमाता कि बैरून मुल्क से हमारी कमाई कितनी आ रही है। एक अंदरूनी तौर पे एक इंटरनली एक पूरी एक इकोनॉमी, एक मईशत चल रही होती है। एक फिल्म बनती है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, साउंड मैनेज करने वाला स्टाफ, ग्राफिक्स वाला स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट पता नहीं डिजाइन करने वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब आप यू नेम इट। एक एवरेज फिल्म, कम अज कम मैं इंटरनेशनली देख रहा था कि एक बहुत ही एवरेज फिल्म पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो कम अज कम 500 लोगों को, 300 से 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देती है, और जो इनडायरेक्ट है वो इससे कहीं ज्यादा है। आपको फिर वही अर्ज किया कि 2023 में 2023 के पाकिस्तान के जो आजादो शुमार है उनके मुताबिक फिल्म सेक्टर में 50,000 से भी कम है डायरेक्ट जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो इस पेशे से मुंसलिक है। और वो भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें साथ, जिसका वैसे कोई फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान को, कोई सॉफ्ट में नहीं जा रहा, कोई उसका रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो नाइजीरिया में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देती है। 10 लाख, इधर 50,000 से कम है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, गुस्सा ना कीजिएगा, इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, उनका रोजगार, उनका पेशा, जहां से उनका घर चलता है, 40 लाख से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। और कुछ नहीं, सिनेमा की बात कर लें, मल्टीप्लेक्स में भी 50-100 लोग काम कर रहे होते हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हो, 10-20 लोग वहां पे भी काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में 1500 सिनेमाज थे, मैंने जो अभी आपको बात की, 1300 के दरमियान, वो घट के कहां पे, वो कम हो गए, कितने आ चुके हैं, 15 पे आ गए, 15 पे। सोचें कितनी नौकरियां जाया हुई हैं। अच्छा, टैक्स कितना जाया हुआ है, टिकट पे अलग टैक्स होता है, एक एंटरटेनमेंट का एक अलग टैक्स है, इनकम टैक्स अलग, सेल्स है, वो सारा कुछ, वो सब जाया हुआ है। इंडिया का जो फिल्म सेक्टर है वो बिलियंस ऑफ रुपीज टैक्स भी देता है, एट द वेरी सेम टाइम टैक्स भी देता है। इंटरनल इकोनॉमी के बारे में भी सोचें कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो बॉक्स ऑफिस से सालाना टैक्स आमदन थी, है नहीं, वो सिर्फ 5 बिलियन रुपीज थी। पंजाब फिल्म सिटी पे कितने रुपए लगाने हैं आपने, 2 बिलियन।
जो पाकिस्तान में भले वक्तों की बात है कि जो टैक्स से आमदन थी सिनेमा से वो कितनी थी, 5 बिलियन। लास्टली मैं सॉफ्ट इमेज की जो बात कर रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया, मैं वही बात कर रहा था, लोग पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वहां पे जाना चाहते हैं। के पॉप, मुझे हमने वो सुनना है। कोरियन खाने खाने शुरू हो गए हैं लोग, कोरियन जबान सीखने शुरू हो गए हैं लोग। कमाल हो गई यार। मतलब वो स्क्विड गेम्स और एक और थी वो पैरासाइट, अरबों डॉलर्स ब्रांड वैल्यू है, वो सब मामला है। टर्किश ड्रामे, अच्छा पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर इमरान खान साहब ने वो अर्तुगल ड्रामा यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे लगा, लोगों ने अश अश नहीं कर दिया। लोग अर्तुगल देख के तुर्की नहीं घूमने चले गए कि यार हम टर्की देख के आएंगे, यार क्या जगह होगी टर्की, मतलब वहां पे चलते हैं। अच्छा वो प्लॉट उसका सिर्फ वो पुराना है, लेकिन वो ड्रामा तो नया है भाई। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कहां पे है? क्या है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज? माजरत के साथ दहशतगर्दी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एहतजाज चल रहे हैं, इमरान खान जेल में है, उसकी आंख चली गई है, उसके वर्कर्स पे गोलियां चल रही हैं, मुआशी बहरान है यहाँ पे। नौजवान जो हैं वो इसको भी जेल में डाल दो, इसको भी जेल में डाल दो, इस पर पर्चा, साफी यहाँ से मुल्क छोड़ के उधर निकल गया, उधर निकल गया। सिनेमा तो दूर की बात है, एक क्रिएटिव शख्स घर से बाहर निकलने में डरता है। अगर किसी को सबसे ज्यादा आजाद सिनेमा की, आजाद मीडिया की जरूरत है तो रियासत पाकिस्तान को जरूरत है। आपने अपना इमेज बेहतर करना है यार, फॉर गॉड सेक। आपकी नौजवान आबादी आप देखें कितनी है। मीडियन एज पाकिस्तान में यार फॉर गॉड सेक 26 है। मीडियन एज का मतलब भी कुछ समझ ले यहाँ पे डिसीजंस लेने वाला। मईशत ऊपर से डूब रही है, को खुदा का खौफ करे। अच्छा 2 अरब रुपए वो जो फिल्म साजों को देने हैं, वो किस काम के है भाई? 32 फिल्म साज, 32 फिल्म मेकर्स। मुझे क्या पता भाई किस फिल्म मेकर को, वो कौन है 32 फिल्म मेकर्स? उनको यानी कि 96 करोड़ रुपए सिर्फ फिल्म बनाने के लिए हम दे देंगे। ये है कौन हमें नहीं पता, ये किस मयार से तय किया हमें नहीं पता, ये कितना ट्रांसपेरेंट अमल था हमें नहीं पता। 3 करोड़ रुपए में कौन सी फिल्म बनती है मुझे ये भी नहीं पता। मौला जट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये लेजेंड ऑफ मौला जट, वो जो क्या उनका नाम है, सेफ सिटी अथॉरिटी वाला शारी साहब, बिलाल शारी ने जो बनाई थी, उनके बेटे ने, 70 करोड़ रुपए की फिल्म बनी थी। हॉलीवुड की एक फिल्म के एक गाने का बजट जो है ना वो पाकिस्तानी फिल्म से ज्यादा है। वो भाई दफा करें, बजट से शायद मैटर नहीं करती चीजें, ये मामला भी नहीं होगा। ये कौन है 32 फिल्म मेकर जिनको 3-3 करोड़ रुपए आपने दे रहे? मुझे क्या पता आप ये कहां पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये रिलीज कहां पे होनी है? सिनेमाज तो बंद है सारे के सारे। आप फिल्म फ्लॉप होगी तो इस 3 करोड़ रुपए का हिसाब क्या है? मुझे आप 3 को मैं चाहता हूँ जी, मैं भी आ गया सामने, मैं भी फिल्म मेकर हूँ भाईजान, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दें। मैं करोड़ रुपए इधर भुगतान करके मैं लगा दूंगा, उसके बाद वो लगती है लगे, नहीं लगती ना लगे। 2 करोड़ रुपया तो मेरी जेब में आ गया। ये कोई ग्रांट चल रही है यहाँ पे? ये कर्ज है? नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है? और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे जो इकोनॉमी के मामला है वो सब आपके सामने है। कमाल हो गया। आप उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दें फिल्म मेकर्स को, आप उन्हें कोई आसान कर्जे दे दें यार, ये उससे बेहतर होगा। उसमें नेपोटिज्म का इम्कान जो है वो कम है। और एक शक जरूर रहता है, ये नवाज शरीफ IT सिटी, नवाज शरीफ के नाम पे 853 एकड़ का मंसूबा। यार नवाज शरीफ साहब का इसमें क्या लेना देना? चले दे दिया आपने, आपके वालिद साहब हैं या पूरे पाकिस्तान के वालिद साहब होंगे, क्या करें इसके? $100 बिलियन की मजबूरी लागत है ये नवाज शरीफ साहब की नाम पर जो ये सिटी बन रही है। $100 बिलियन। पंजाब फिल्म सिटी इसका एक पार्ट है, वो इसके अंदर है। ये जी एक बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट भी है, नेस्पाक भी इसके अंदर है, 10 साल की टैक्स छूट है इसके अंदर। मुझे क्या पता ये कोई रियल एस्टेट के कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो नहीं है इसके अंदर, ये कोई रियल एस्टेट का मंसूबा तो नहीं है। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सवाल तो है, इसका जवाब तो जरूर रहेगा। आखिरी बात सिर्फ इतनी करता हूँ, लास्ट, शायद बहुत से लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन सच ये है कि रियासत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है ना, तो वो इंडिपेंडेंट मीडिया और सिनेमा की। ये रियासत के अपने फायदे में है। क्यों? क्योंकि पहले मईशत, इकोनॉमी, हमने पहले बात की थी, फिल्म इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। हम हर साल IMF के सामने हाथ फैलाते हैं। एक कामयाब फिल्म इंडस्ट्री हमें $1 अरब की, $1 बिलियन की आमदन दे सकती है।
नौजवानों को, नौजवान आबादी जो 60% है, 60% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, जस्ट इमेजिन, उसको रोजगार दे सकती है, लाखों नौकरियां हम इससे निकाल सकते हैं। सॉफ्ट पावर अपनी जगह पे। पाकिस्तान में ये जो हमने अभी जो मिडिल पावर का रोल अदा किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान, बड़ा बेहतरीन हो गया। लेकिन ये उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है, और मेजॉरिटी अभी भी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया सिर्फ इन मुज़ाकरात की वजह से तो नहीं अपना इमेज तब्दील कर लेगी पाकिस्तान का। इट्स ऑलवेज सॉफ्ट पावर, ऐसे तो नहीं होती, उसके लिए ये सब कुछ है। पाकिस्तानी नौजवान आजकल गुस्से में है, मैं पिछले वीलॉग में बात कर रहा था, जितना कभी नहीं थे। उनके पास अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं है। सोशल मीडिया पे बोलें तो पकड़े जाते हैं, एहतजाज करें तो जनाब जेल में चले जाते हैं। सिनेमा, एक आजाद सिनेमा, एक आजाद मीडिया, एक वॉल्व है, जैसे वो कुकर के ऊपर वो लगा होता है ना वॉल्व, सीटी निकलती है, हवा निकलती है, वॉल्व बंद करेंगे, दबाव कहीं और से फटेगा। पाकिस्तान की एक, फिर आखिरी में, बार बार आखिरी कह रहा हूँ लेकिन बाद मेरे जहन में आ जाती है, एक इंटरनेशनल साख है। कोई सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का वो सिनेमा के जरिए सामने आ सकता है। लेकिन सिनेमा, ये सिनेमा सिटी बनाने से नहीं होगा, 50 एकड़ जमीन देने से नहीं होगा, 32 फिल्म साजों को 3-3 करोड़ रुपया देने से नहीं होगा। वो सेंसरशिप पे ब्रॉडर टर्म्स के अंदर पाबंदी हटाने से होगा। और ये बात समझने में होगा कि हमें अपने शहरियों से कोई खतरा नहीं है। कोई बात भी हो तो उससे, कोई बात अगर लोग सुन भी लें तो उससे नजरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में नहीं आ जाती। सेंसरशिप में कोई इस्लाहात करें, सेंसर बोर्ड को सियासी नहीं प्रोफेशनल बुनियादों पर बनाएं। और टीका वेपनाइज आपने किया हुआ है, जो कवानीन है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, इस पे कुछ नजरसानी करें। फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दें। ये बैंक से कर्जे लें, इनको टैक्स एग्जम्पशंस दें। सिनेमा मालिकान के हवाले से हाँ ये हुआ है कि जनाब इनको हम सोलर के तहत हम वो लगा के दे रहे हैं, लेकिन भाई ये सारा कुछ अपनी जगह पे, कंटेंट नहीं होगा, ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी और क्यों चलेगी और नहीं चलेगी तो क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो मैं काफ़ी बयान कर चुका हूँ। मेरे दिल में और बहुत सा लावा जो उबल रहा है, लेकिन बहुत लंबी हो चुकी है बात। माफ़ी चाहता हूँ अगर बुरी लगी हो। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।